बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी तो प्यारे साथियों, आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं रॉरिक्स के छठे हिस्से के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अस्कर ने गुस्सैले लहजे में कहा, बता तो रहा हूँ कि उसे खुद मालूम था कि उनकी निगरानी ओपन स्काई से हो रही है, और अगर तुम ये सोच रहे हो कि ओपन स्काई के बारे में इमरान को मालूमात हासिल नहीं है तो तुम अहमकों की जन्नत में रहते हो। वो ना सिर्फ साइंसदान है बल्कि जदीद तरीन इजादात से भी वाकिफ रहता है। मेरी उससे बात ज़रूर हुई है। उसने मुझसे पूछा कि रेड पावर का चीफ आस्कर कहाँ है, जोसेफिन और राजर कहाँ हैं, लेकिन मैंने उसे सिर्फ इतना कहा कि तुम तीनों अंडरग्राउंड हो गए हैं और बस। हालांकि मुझे मालूम है कि तुम उस वक्त कहाँ से मुझे कॉल कर रहे हो, आर्थर ने तेज़ लहजे में कहा। ओह, इसका मतलब है कि अब मुझे खुलकर सामने आना पड़ेगा, आस्कर ने कहा। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हारे और ग्रेटलैंड के मुफाद में तुम्हें एक मशवरा दे सकता हूँ, आर्थर ने कहा। कैसा मशवरा, आस्कर ने पूछा। इमरान की फितरत को मैं जानता हूँ। उसे ना तुमसे कोई दिलचस्पी है, ना जोसेफिन और ना ही राजर से। उसे असल दिलचस्पी उस फार्मूले से होगी जो तुमने पाकिशा से हासिल किया है, और उसकी आदत है कि वो अपने टारगेट पर नज़र रखता है, और तुमने यकीनन ये फार्मूला खुद किसी लेबॉरेटरी तक नहीं पहुँचाया होगा। तुमने उसे डिफेंस सेक्रेटरी को पहुंचा दिया होगा, इसलिए लामहला अब वो डिफेंस सेक्रेटरी को कवर करने की कोशिश करेगा, और तुम्हारी निस्बत वो उस तक आसानी से पहुंच जाएगा। उससे ही उसमें लेबॉरेटरी के बारे में मालूमात भी मिल जाएगी। इसलिए ये सारे मामला चीफ सेक्रेटरी साहब के गोश गुजार कर दो। वो बजाते खुद इमरान से भी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। वो डिफेंस सेक्रेटरी साहब की हिफाजत का भी बंदोबस्त कर लेंगे और उस लेबॉरेटरी का भी, वरना हो सकता है कि वो लेबॉरेटरी भी तबाह कर दे और फार्मूला भी ले जाए, आर्थर ने कहा। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा, आस्कर ने कहा और रिसीवर रख दिया। मैं खुद कैसे जाकर चीफ सेक्रेटरी को कहूँ कि इमरान और उसके साथी मेरे बस से बाहर हो चुके हैं। उन्हें मुझे अब खुद ही इस बारे में कुछ सोचना होगा, आस्कर ने बड़बड़ाते हुए कहा, और फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। PA टू डिफेंस सेक्रेटरी। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। चीफ ऑफ रेड पावर आस्कर बोल रहा हूँ, सेक्रेटरी साहब से बात कराएं, आस्कर ने कहा। यह सर, होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो। चंद लम्हों बाद डिफेंस सेक्रेटरी साहब की बावकार सी आवाज़ सुनाई दी। आस्कर बोल रहा हूँ जनाब, आस्कर ने मोदबाना लहजे में कहा। यस, क्यों कॉल की है, दूसरी तरफ से उसी तरह बावकार लहजे में जवाब दिया गया। सर, जो फार्मूला हमने पाकिशा से हासिल किया था उसकी वापसी के लिए पाकिशा सीक्रेट सर्विस ग्रेटलैंड पहुंच चुकी है, आस्कर ने कहा। फिर डिफेंस सेक्रेटरी ने हैरत भरे लहजे में कहा, जैसे उन्हें आस्कर की इस बात की वजह तस्मिया समझ में ना आई हो। सर, वो लोग यकीनन आप तक पहुंचेंगे ताकि आपसे उस लेबॉरेटरी के बारे में मालूमात हासिल कर सकें जहां आपने फार्मूला भिजवाया होगा। इसलिए मैंने आपको कॉल की कि आप मुहतात रहें, आस्कर ने कहा। आपका मतलब है कि अब ग्रेटलैंड के हकाम इस कदर बेबस हो चुके हैं कि जो चाहे मुंह उठाए उन तक पहुंच सकता है। इस बार डिफेंस सेक्रेटरी के लहजे में गुस्सा नुमाया था। सर, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप शायद पाकिशा सीक्रेट सर्विस के बारे में इतना नहीं जानते जितना चीफ सेक्रेटरी साहब जानते हैं, इसलिए आप बराह करम उनसे बात कर लें, वो इस मामले में बेहतर मशवरा दे सकते हैं, आस्कर ने कहा। मुझे क्या ज़रूरत है उनसे बात करने की? क्या आपकी एजेंसी अब इस कदर कमज़ोर हो चुकी है कि आप उनके खिलाफ़ कोई एक्शन ही नहीं ले सकते, बल्कि उल्टा मुझे कह रहे हैं कि मैं मुहतात रहूं? इसका क्या मकसद हुआ? क्यों ना आपकी एजेंसी ही ख़त्म कर दी जाए? डिफेंस सेक्रेटरी का गुस्सा मज़ीद बढ़ गया। हम तो बहरहाल उनके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे ही, ये तो हमारा फ़र्ज़ है जनाब। मैंने तो एहतियातन आपको कॉल की है, आस्कर ने परेशान से लहजे में कहा, क्योंकि उसके तस्वुर में भी ना था कि डिफेंस सेक्रेटरी इस हद तक उतर आएगा कि एजेंसी को ही ख़त्म करने की धमकी दे दे। आइंदा मुहतात रहकर बात करना, वरना मैं आपके खिलाफ इंतहाई सख्त एक्शन भी ले सकता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया, और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो आस्कर ने होंठ बींचते हुए क्रेडल दबाया, और फिर टोन आने पर उसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। PA टू चीफ सेक्रेटरी। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। चीफ ऑफ रेड पावर, आस्कर बोल रहा हूँ, बड़े साहब से बात कराएं, आस्कर ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो। चंद लम्हों बाद चीफ सेक्रेटरी की भारी और बावकार आवाज़ सुनाई दी। सर, मैं आस्कर बोल रहा हूँ। आपको याद होगा सर कि पाकिशा से हासिल किए जाने वाले फार्मूले के बारे में आपसे बात हुई थी, आस्कर ने इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा। हाँ, और मैंने आपके कहने पर पाकिशा के सेक्रेटरी हार्डर को कह दिया था कि इस मामले में ग्रेटलैंड मुलविस नहीं, चीफ सेक्रेटरी ने कहा।
पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इस फार्मूले की वापसी के लिए यहाँ पहुँच चुकी है और मुझे जो मालूमात मिली है उनके मुताबिक वो डिफेंस सेक्रेटरी साहब को कवर करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें किसी पुरस्कार जरिए से मालूम हो चुका है कि फार्मूला डिफेंस सेक्रेटरी साहब के हुक्म पर पाकिस्तान से हासिल किया गया है। मैंने फ़ोन करके डिफेंस सेक्रेटरी साहब को मुहतात रहने का कहा तो उल्टा उन्होंने मुझे ही झाड़ दिया, और ना सिर्फ झाड़ दिया बल्कि रेड पावर ख़त्म करने की धमकी भी दे दी। इसलिए मैंने आपकी खिदमत में कॉल की है कि अगर ये लोग डिफेंस सेक्रेटरी साहब तक पहुंच गए तो मामलात कहां पहुंच सकते हैं। आप तो बाखूबी वाकिफ़ है जनाब, आस्कर ने कहा। उसका लहजा बेहद मोदबाना था। ओ नहीं, ये बात किसी सूरत भी साबित नहीं होनी चाहिए कि इस मामले में हुकूमत ग्रेटलैंड मुलविस है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा। यही तो मेरी गुजारिश है जनाब, आस्कर ने जवाब देते हुए कहा। मैं समझा नहीं। जब उन्हें मालूम हो चुका है तो वो लाज़मन उन तक पहुंचेंगे, चाहे वो मुल्क से बाहर ही क्यों ना चले जाएं। और यही खदशा पहले भी मेरे जहन में था, लेकिन आपने ग्रेटलैंड के मफादात की बात करके मुझे अपनी राय बदलने पर मजबूर कर दिया था। चीफ सेक्रेटरी ने इस बार कदरे नाखुशगवार से लहजे में कहा। सर, मैंने ये बात एहतियातन कही थी, वरना हमारी एजेंसी उनका खात्मा तो बहरहाल कर लेगी, आस्कर ने जान छुड़ाने के अंदाज में कहा। नहीं मिस्टर आस्कर, आप जिस अंदाज में सोच रहे हैं आप उनका खात्मा नहीं कर सकते, और अब मैं भी पीछे नहीं हट सकता। इसलिए अब ये मिशन आपके बजाय किसी और को दिया जाएगा, और जब तक उन लोगों का खात्मा नहीं हो जाता आपकी एजेंसी के अफराद अंडरग्राउंड रहेंगे। दूसरी तरफ से चीफ सेक्रेटरी ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा, और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। आस्कर ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रखा। उसके चेहरे पर शदीद परेशानी के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि उसे अब अपना और अपनी एजेंसी का मुस्तकबिल ख़त्म होता दिखाई दे रहा था। वो बैठा इस बारे में काफ़ी देर तक सोचता रहा, लेकिन कोई बात उसकी समझ में न आ रही थी कि कुछ देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी और आस्कर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, आस्कर बोल रहा हूँ, आस्कर ने कहा। आर्थर बोल रहा हूँ रॉयल क्लब से। दूसरी तरफ से आर्थर की आवाज़ सुनाई दी तो आस्कर बेएहतियात चौंक पड़ा। ओ तुम, कैसे फ़ोन किया? आस्कर ने कहा। तुमने पहले डिफेंस सेक्रेटरी को फ़ोन किया और फिर चीफ साहब को, और तुम्हें अंडरग्राउंड होने का हुक्म दे दिया गया है। ये तुमने क्या किया? आर्थर ने कहा। मुझे तुम्हारी बहाबरी पर हैरत हो रही है कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई और तुम तक इत्तला भी पहुंच चुकी है। आस्कर ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय उल्टा हैरत का इजहार करते हुए कहा। तुम्हें मालूम तो है कि मेरे आदमी हुकूमत के हर शोबे में मौजूद है, तुम मेरी बात का जवाब दो। आर्थर ने कहा। मैंने तो एहतियातन ये सब कहा कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस डिफेंस सेक्रेटरी के जरिए फार्मूले और लेबॉर्ट्री तक ना पहुंच जाए, लेकिन मामला उलट गया। आस्कर ने कहा। बहरहाल तुम्हें कोई सज़ा नहीं दी गई, लेकिन बल्कि मेरे नुक्ता नज़र से तुम बच गए हो, वरना तुम लामहला पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का मुकाबला करने की कोशिश करते और नतीजा तुम्हारे हक में बुरा निकलता। अब पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के हाथ में का केस चीफ सेक्रेटरी ने रॉडेक्स के ज़िम्मे लगा दिया है, और रॉडेक्स के कर्नल हार्ड ने मुझे फ़ोन करके कहा कि तुम्हें फ़ोन करके कह दूं कि तुम कर्नल हार्ड को फ़ोन करके सारी तफसील बता दो, क्योंकि तुम्हारे इस फ़ोन नंबर का इल्म तुम्हारे हेडक्वार्टर को भी नहीं। आर्थर ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी साहब का हुक्म बहरहाल हुक्म है, आस्कर ने जवाब दिया। वैसे चीफ सेक्रेटरी साहब पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और इमरान के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, इसलिए उन्होंने रॉडेक्स का इंतखाब किया, और मुझे यकीन है कि रॉडेक्स अगर चाहे तो उनका खात्मा कर सकती है। मेरी कर्नल हार्ड से बात हुई है, मैंने उसे बताया कि उन लोगों को एक लम्हे की मोहलत देना अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है, इसलिए वो इंतहाई तेज़ रफ्तार एक्शन से काम लेते हुए मिशन मुकम्मल कर सकता है। आर्थर ने कहा। लेकिन इमरान तो तुम्हारा दोस्त है, तुम उसे रॉडेक्स के बारे में बता दोगे तो वो लोग मुहतात हो जाएंगे। आस्कर ने कहा। वो मेरा दोस्त ज़रूर है, लेकिन मैंने उसकी तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी उसे नहीं दी, और फिर ये ग्रेटलैंड का मामला है, इसलिए मैं उसे फ़ोन करके कुछ नहीं बताऊंगा, तुम बेफिक्र रहो। आर्थर ने कहा। उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो आस्कर ने रिसीवर रख दिया। फिर उसने मेज़ की दराज खोली, उसमें से मखसूस कंप्यूटर डायरी निकाल कर उसने उसमें से रॉडेक्स के हेडक्वार्टर का फ़ोन नंबर मालूम किया। फिर रिसीवर उठाकर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। रेड पावर का चीफ आस्कर बोल रहा हूँ, कर्नल हार्ड से बात कराओ। आस्कर ने इंतहाई भारी लहजा बनाकर कहा। यस सर, होल्ड करे। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, कर्नल हार्ड बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। बोलने वाला तेज़ अंदाज में बोल रहा था जैसे उसे फिक्र ख़त्म करने की बेहद जल्दी हो। आस्कर बोल रहा हूँ, मुझे अभी आर्थर ने फ़ोन किया है। आस्कर ने कहा। हाँ मिस्टर आस्कर, आप मुझे अब तक की तमाम तफसील बता दें ताकि मैं
पाकिशा सीक्रेट सर्विस के खात्मे का मिशन फौरी आगाज़ कर सकूं। कर्नल हार्ड ने उसी तरह तेज तेज लहजे में बोलते हुए कहा। यह अंदाज शायद उसका फितरी था। फिर आस्कर ने जोसेफिन और रॉजर के पाकिशा जाने से लेकर वापस फार्मूला ले आने, फिर फार्मूला उसकी तरफ से डिफेंस सेक्रेटरी को भिजवाने, फिर पाकिशा सीक्रेट सर्विस की ग्रेटलैंड में आमद, उनकी स्टागा के जरिए ओपन स्काई की मदद से निगरानी करने, फिर आखिर में उनके होटल बर्गेंजा से पुरस्कार तौर पर गायब हो जाने तक की पूरी तफसील बता दी। उनकी तादाद 5 है, एक औरत और 4 मर्द। कर्नल हार्ड ने कहा। हाँ जी, जब ये लोग यहाँ पहुँचे तो औरत स्विस नज़ाद थी जबकि मर्द पाकिस्तानी थे। अब न जाने वो किस मेकअप में होंगे, आस्कर ने कहा। उसकी मुझे फिक्र नहीं। रॉड्रिक्स अपने दुश्मन को ज़मीन की सातवीं तह से भी निकालना जानता है। ओके मिस्टर आस्कर, थैंक यू, दूसरी तरफ से कहा गया। इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो आस्कर ने तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया, क्योंकि उसकी हद तक ये मिशन मुकम्मल हो चुका है। अब उसने सिर्फ इस वक्त तक अंडरग्राउंड रहना था जब तक पाकिशा सीक्रेट सर्विस का खात्मा नहीं हो जाता, और वो यहाँ इसी मकसद के लिए मुकीम था, क्योंकि यहाँ के बारे में उसके हेडक्वार्टर को भी इल्म नहीं था। सिर्फ आर्थर ऐसा आदमी था जिसने उसे यहाँ ट्रेस कर लिया, इसलिए वो मुतमईन था कि पाकिशा सीक्रेट सर्विस बहरहाल अब उस तक नहीं पहुँच सकती। वैसे भी आर्थर की बात उसे दुरुस्त महसूस हो रही थी कि वो लोग अपने टारगेट यानी फार्मूले के हसूल की कोशिश करेंगे, और इस सिलसिले में वो उस तक पहुंचने की बजाय लाजमन डिफेंस सेक्रेटरी को ही कवर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए उसके लिए अब रावी चैन ही चैन लिखता था। कर्नल हार्ड लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी था, लेकिन उसका जिस्म बेहद वर्जिशी था। भारी जिस्म के बावजूद उसकी फुर्ती और तेज़ी काबिले दाद थी। वो रॉड्रिक्स का चीफ था, और रॉड्रिक्स एक छोटा सा ग्रुप था जिसमें कर्नल हार्ड के अलावा सिर्फ 10 अफराद शामिल थे। ये ग्रुप गुज़श्ता 4 सालों से काम कर रहा था। वो इंतहाई खुफिया अंदाज में काम करते थे। उनके ग्रुप का मिशन ग्रेट लैंड में ऐसे अनासर का खोज लगाना होता था जो ग्रेट लैंड के मुफादात के खिलाफ काम कर रहे हों। इसमें हर किस्म के ग्रुप, सिंडिकेट, तंजीमें और एजेंसियां आ जाती थीं, और रॉड्रिक्स ने इन 4 सालों में अपनी कारकर्दगी की धाक इस अंदाज में बिठा दी कि ग्रेट लैंड के आला हकाम रॉड्रिक्स को अपना आखिरी और कामयाब तरीन हथियार करार देते थे, और रॉड्रिक्स ने आज तक आला हकाम को किसी भी मिशन में मायूस नहीं किया था। कर्नल हार्ड समेत उसके ग्रुप में मौजूद हर आदमी इंतहाई तरबियत याफ्ता, तेज़ कारकर्दगी का माहिर और बेहतरीन लड़ाका था। मार्शल आर्ट में उनकी महारत की मिसालें दी जाती थी। ग्रुप बरह रास्त चीफ सेक्रेटरी के तहत काम करता था। कर्नल हार्ड इस वक्त अपने ऑफिस में मेज़ के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा पाकिशा सीक्रेट सर्विस और इमरान के बारे में ही सोच रहा था। इमरान और पाकिशा सीक्रेट सर्विस के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए उसे यकीन था कि इस बार उनका मिशन हादसा टफ रहेगा। लेकिन कर्नल हार्ड बहरहाल इमरान और पाकिशा सीक्रेट सर्विस से ना खौफज़दा था, ना ही मरूब, बल्कि उसका ख्याल था कि इमरान और पाकिशा सीक्रेट सर्विस की मौत बहरहाल रॉड्रिक्स के हाथों ही लिखी हुई है। उसे अपनी और अपने साथियों की कारकर्दगी और महारत पर मुकम्मल एतमाद था। चीफ सेक्रेटरी ने जब ये मिशन उसके ज़िम्मे लगाया तो उन्होंने इसे वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि अगर वो इस मिशन में कामयाब ना हो सका तो रॉड्रिक्स को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसलिए उन्हें बहरहाल रॉड्रिक्स की कामयाबी की खबर ही मिलनी चाहिए, नाकामी की नहीं। और कर्नल हार्ड ने उनसे वादा कर लिया कि वो ना सिर्फ उन्हें कामयाबी की खबर सुनाएगा बल्कि इमरान और उसके साथियों की लाशें भी उनके सामने पेश करेगा। चीफ सेक्रेटरी साहब ने पस मंज़र मालूम करने के लिए उसे रेड पावर के आस्कर से बात करने की हिदायत कर दी थी, लेकिन जब रेड पावर के हेडक्वार्टर में उसने फ़ोन किया तो वहां आस्कर मौजूद नहीं था, और आस्कर के नए पते और फ़ोन नंबर से लाइल्मी का इजहार किया गया था। इसलिए मजबूरन आर्थर से रब्ता करना पड़ा था, क्योंकि उसे मालूम था कि आर्थर ग्रेट लैंड में सबसे ज़्यादा बाखबर आदमी है। और फिर आर्थर ने ना सिर्फ उसे मुबारकबाद दी बल्कि उसकी कामयाबी के बारे में भी पेशन गोई कर दी थी। फिर आर्थर ने आस्कर से रब्ता किया, और आस्कर ने खुद ही उससे रब्ता करके उसे तमाम पस मंज़र बता दिया। और अब कर्नल हार्ड अपने ऑफिस में बैठा मेजर ब्राउन की आमद का इंतज़ार कर रहा था। मेजर ब्राउन उसका नंबर 2 था, और वो दोनों मिलकर ही किसी भी मिशन का लाइहा अमल तैयार करते थे। इस वक्त सबसे बड़ा मसला इमरान और उसके साथियों को ट्रेस करना था, और इस बात पर वो मेजर ब्राउन से डिस्कस करना चाहता था, क्योंकि मेजर ब्राउन ऐसे मामलात में बेहद ज़हीन था। थोड़ी देर बाद कमरे के बंद दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। फिर दरवाज़ा खुला और एक दरमियाने कद का नौजवान जिससे स्याह रंग का सूट पहन रखा था अंदर दाखिल हुआ। ये मेजर ब्राउन था। आओ मेजर ब्राउन, मैं काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, कर्नल हार्ड ने अपनी आदत के मुताबिक तेज़ तेज़ लहजे में कहा। सर, जब आपकी कॉल मुझे मिली तो मैं ओल्ड चाउलिन क्लब में था। वहाँ से यहाँ आने में बहरहाल वक्त तो लग ही जाता है। मेजर ब्राउन ने सलाम करके मेज़ की दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो कर्नल हार्ड ने असबात में सर हिला दिया। हमें एक नया मिशन मिला है, साथ ही धमकी भी कि अगर हम इस मिशन में नाकाम रहे तो रॉड्रिक्स को ख़त्म कर दिया जाएगा।
कर्नल हार्ड ने कहा तो मेजर ब्राउन बे एहतियात चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। क्या मिशन है सर? मेजर ब्राउन ने कहा तो कर्नल हार्ड ने उसे तफसील बता दी। मेजर ब्राउन खामोश बैठा तफसील सुनता रहा, उसने कोई मुदाखलत ना की। इस मामूली से मिशन को इस कदर अहमियत क्यों दी जा रही है सर? मेजर ब्राउन ने तफसील सुनने के बाद कहा तो कर्नल हार्ड भी एहतियात मुस्कुरा दिया। चीफ सेक्रेटरी की बकौल पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और खासतौर पर उसके लिए काम करने वाला अली इमरान नाकाबिले तस्हीर है। कर्नल हार्ड ने कहा मैंने भी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में और उसके इमरान के बारे में बहुत कुछ सुन रखा, लेकिन ये लोग बहरहाल इंसान हैं और हमें फ़ायदा ये है कि ये लोग उस वक्त ग्रेट लैंड में हैं, अपने मुल्क में नहीं, इसलिए इनका मुकाबला तो इंतहाई आसानी से किया जा सकता है। मेजर ब्राउन ने कहा हाँ, लेकिन इस वक्त असल मसला ये है कि ये लोग गायब हो जाते हैं, उन्हें ट्रेस कैसे किया जाए? कर्नल हार्ड ने कहा सर ये कौन से मसले की बात है? उन्होंने फार्मूला वापस हासिल करना है। फार्मूला रेड पावर के आस्कर ने डिफेंस सेक्रेटरी के हवाले किया था। डिफेंस सेक्रेटरी ने उसे किसी लेबॉर्ट्री में पहुंचा दिया और ये बात वो लोग भी जानते होंगे, इसलिए उनका टारगेट बहरहाल डिफेंस सेक्रेटरी ही होंगे ताकि उनसे उस लेबॉर्ट्री के बारे में पूछ सकें और फिर वहाँ से फार्मूला हासिल कर सकें। मेजर ब्राउन ने कहा तुम्हारा मतलब है कि हमें डिफेंस सेक्रेटरी साहब की निगरानी करनी चाहिए? कर्नल हार्ड ने कहा नहीं बॉस, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। डिफेंस सेक्रेटरी साहब को मैंने देखा है, उनका कदो कामत हमारे ग्रुप के लार्सन से मिलता है। आप लार्सन को डिफेंस सेक्रेटरी का रूप दे दें और बाकी ग्रुप उसके अमले की जगह ले ले, इस तरह ये लोग आसानी से हाथ आ सकते हैं। मेजर ब्राउन ने कहा अहमक तो नहीं हो गए हो? डिफेंस सेक्रेटरी इंतहाई अहम तरीन और हसास तरीन होता है, उसकी जगह कोई दूसरा आदमी कैसे ले सकता है? उन्होंने सैकड़ों ऐसे काम करने होते हैं, ऐसी गुफ्तगू करनी होती है जो टॉप सीक्रेट होती है। कर्नल हार्ड ने तेज़ लहजे में कहा फिर ये हो सकता है बॉस कि डिफेंस सेक्रेटरी साहब की रिहाइश की निगरानी की जाए। मुझे यकीन है कि इमरान और उसके साथी आज रात को उनकी रिहाइश गाह पर ही रेड करेंगे, ऑफिस में तो वो उनसे पूछ कर नहीं सकते। मेजर ब्राउन ने कहा हाँ तुम्हारी ये बात दुरुस्त है, लेकिन हमने ये घेराव इस अंदाज में करना है कि टॉप रैंक ऑफिसर्स कॉलोनी के सिक्योरिटी अफसर 1 को उसका इल्म ना हो सके, वरना वो लोग लाजमन उनसे मालूम कर लेंगे। फिर हो सकता है कि वो चंद रोज़ खामोश बैठे रहें, इस तरह तो हम उल्टा फंस जाएंगे, जबकि मैं इस मिशन को फौरी तौर पर मुकम्मल करना चाहता हूँ। कर्नल हार्ड ने कहा इसका एक ही हल है कि हम डिफेंस सेक्रेटरी साहब को एतमाद में लेकर उनकी रिहाइश गाह में मौजूद उनके मुलाजिमीन को हटाकर खुद उनकी जगह ले ले। इस तरह मामला बिल्कुल ही दुरुस्त अंदाज में पेश आएंगे और हम भी आसानी से कामयाब हो सकेंगे। मेजर ब्राउन ने कहा हाँ तुम्हारी बात दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। मैं बात करता हूँ डिफेंस सेक्रेटरी साहब से। कर्नल हार्ड ने कहा। उसके साथ उसने मेज़ पर पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और उसके साथ उसने 3 बटन प्रेस कर दिए। यस सर। दूसरी तरफ से उसके सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। डिफेंस सेक्रेटरी साहब जहाँ भी हो मेरी उनसे बात कराओ, कर्नल हार्ड ने कहा और रिसीवर रख दिया। क्या उन्हें आपके बारे में बताया जा चुका है? मेजर ब्राउन ने कर्नल हार्ड से मुहातिब होकर कहा। हाँ, चीफ सेक्रेटरी साहब ने उन्हें ब्रीफ कर दिया है। कर्नल हार्ड ने जवाब दिया तो मेजर ब्राउन ने असबात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो कर्नल हार्ड ने रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल हार्ड ने कहा। डिफेंस सेक्रेटरी साहब से बात कीजिए, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो सर, मैं कर्नल हार्ड बोल रहा हूँ। कर्नल हार्ड ने मोदबाना लहजे में कहा। यस, क्या बात है, क्यों कॉल की है? दूसरी तरफ से भारी लहजे में कहा गया। सर, मुझे इत्तला मिली है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस आपकी रिहाइश गाह पर रात को रेड करने वाली है ताकि आपसे उस लेबॉर्ट्री के बारे में मालूमात हासिल कर सके जहां पाकिस्तानी फार्मूला आपने भिजवाया था। इसलिए हमने प्लान बनाया कि हम आपकी रिहाइश गाह के अंदर मौजूद रहें और उसका इल्म आपकी ज़ात के अलावा और किसी को ना हो सके, वरना उन तक इत्तला पहुँच सकती, मुलतवी करके वो लोग किसी और रोज़ पर रख सकते हैं। इस तरह मामला लटक भी सकते हैं। कर्नल हार्ड ने कहा। लेकिन वो तो कॉलोनी में दाखिल ही नहीं हो सकते, फिर मेरी रिहाइश गाह तक कैसे पहुंच जाएंगे? आपको मालूम तो है कि टॉप रैंक कॉलोनी में किस कदर सख्त सिक्योरिटी मौजूद होती है। डिफेंस सेक्रेटरी ने हैरत भरे लहजे में कहा। जनाब, वो सीक्रेट एजेंट हैं, आम चोर नहीं। सिक्योरिटी को वो आसानी से डाज दे देंगे, कर्नल हार्ड ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन आप मेरी रिहाइश गाह पर कैसे पहुंचेंगे? सिक्योरिटी को तो बहरहाल उसका इल्म हो जाएगा। डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा। इसकी आप फिक्र ना करें, यह हमारा काम है कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं। कर्नल हार्ड ने कहा। ठीक है, कितने अफराद आएंगे? डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा। आपकी रिहाइश गाह पर कितने मुलाजमीन हैं? कर्नल हार्ड ने पूछा। 4 मुलाजमीन हैं, मैं ज़्यादा मुलाजमीन पसंद नहीं करता, डिफेंस सेक्रेटरी ने जवाब दिया। ठीक है जनाब, आप किस वक्त रिहाइश गाह पर पहुँचते हैं? कर्नल हार्ड ने पूछा।
ऑफिसर क्लब से अक्सर रात को 11 बजे तक मैं उठ जाता हूँ, डिफेंस सेक्रेटरी ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है जनाब, हम आपसे क्लब में मुलाकात करेंगे और आपकी रिहाइशगाह पर चले जाएंगे। आप सिक्योरिटी वालों को ऑफिसर्स क्लब से ही फ़ोन करके कह दें कि वो आपके मेहमान की कार को चेक ना करेंगे, ना ही उसे रोकेंगे। कर्नल हार्ड ने कहा। ठीक है, आप 11 बजे तक पहुंच जाएं, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा। ओके, थैंक यू, कर्नल हार्ड ने मुतमईन लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। तुम लार्सन और टोनी को तैयार रहने का हुक्म दे दो, हम चारों वहां कार्रवाई करेंगे। कर्नल हार्ड ने कहा तो मेजर ब्राउन ने असबात में सर हिला दिया, फिर उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ओल्ड टावर कॉलोनी के कोठी के बड़े कमरे में इमरान अपने साथियों समेत मौजूद था। वो सब मुकामी मेकअप में थे। होटल बरगेंजा से वो मुकामी मेकअप करके अलग-अलग बाहर निकले और फिर एक मखसूस जगह पर इकट्ठे होने के बाद इमरान ने फॉरेन एजेंट ग्राहम को एक पब्लिक फ़ोन बूथ से कॉल करके ये कोठी हासिल की थी। उसके बाद वो अलग-अलग बसों में सवार होकर इस कॉलोनी में पहुंचे थे। इस कोठी में कार के साथ साथ उनके मतलब का असलहा, मेकअप का सामान और लिबास वगैरह सब कुछ मौजूद था। उन्होंने यहाँ पहुंचकर एक बार फिर मेकअप तब्दील कर लिए और उसके साथ ही उन्होंने अपने लिबास भी तब्दील कर लिए ताकि ओपन स्काई भी अगर उनके लिबासों की तफसील फीड की गई हो तो वो उसकी वजह से चेक ना हो जाए। उस जोसेफिन को ज़रूर तलाश करना चाहिए, उसने इंतहाई सफाकी और बर्बरियत से काम लिया है, जूलिया ने कहा। हाँ, उसने वहाँ एक लड़की और एक मुलाजिम का गला इस तरह काटा जैसे बकरी ज़बह की जाती है। लेकिन फ़िलहाल हमने अपने टारगेट पर काम करना है, इमरान ने कहा। टारगेट तो डिफेंस सेक्रेटरी साहब ही हो सकता है, सफदर ने कहा। हाँ, रेड पावर डिफेंस सेक्रेटरी के अंडर है, इसलिए लाजमन ये फार्मूला डिफेंस सेक्रेटरी को पहुंचाया गया होगा और उसी से मालूम हो सकता है कि उसने उसे कहाँ और किस लेबॉर्ट्री में पहुंचाया है, इमरान ने कहा। तो फिर मालूम करो कि इस वक्त डिफेंस सेक्रेटरी कहाँ मौजूद है, अभी वहाँ पहुँच उसकी गर्दन नापते हैं, तनवीर ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिलाते हुए रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। टॉप रैंक कॉलोनी के सिक्योरिटी ऑफिसर का नंबर दें, इमरान ने कहा। तो इमरान के साथी बेएहतियात चौंक पड़े। शायद वो समझ रहे थे कि इमरान डिफेंस सेक्रेटरी के ऑफिस का नंबर मालूम करेगा, लेकिन इमरान ने दूसरी जगह का नंबर पूछा था और दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। तो इमरान ने क्रेडल दबाया, फिर टोन आने पर उसने इंक्वायरी ऑपरेटर का बताया हुआ नंबर प्रेस कर दिया। यस, सिक्योरिटी ऑफिस, टॉप रैंक कॉलोनी। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। इंचार्ज से बात कराओ, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जाफ बोल रहा हूँ, इमरान ने मुकामी लहजे में कहा। यस सर, मैं इंचार्ज कैप्टन मैक बोल रहा हूँ सर, उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा। अलबत्ता इमरान के तारुफ के बाद उसका लहजा मोदबाना हो गया था। कैप्टन मैक, डिफेंस सेक्रेटरी साहब ने अपनी रिहाइशगाह की हिफाजत के लिए आपको कोई खसूसी अहकामात दिए हैं, इमरान ने कहा। खसूसी अहकामात? नहीं सर, अलबत्ता उन्होंने इतना कहा कि आज क्लब से उनके साथ ही उनके मेहमान आ रहे हैं, उन्हें सिक्योरिटी पर चेक ना किया जाए इसलिए वो पेशगी इत्तला दे रहे हैं, कैप्टन मैक ने कहा। ठीक है, उनका शेड्यूल क्या है, इमरान ने पूछा। जी, वो आमतौर पर क्लब से रात को 11 साढ़े 11 बजे वापस आते हैं, कैप्टन ने जवाब देते हुए कहा। ओके, बस यही मालूम करना था कि उन्होंने मेहमानों के बारे में क्या हिदायत दी हैं, इमरान ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। ये मेहमान कौन हो सकते हैं, जूलिया ने कहा। कोई भी हो सकते हैं, लेकिन इससे ये मालूम होता है कि डिफेंस सेक्रेटरी की हिफाजत के खसूसी इंतजामात नहीं किए जा रहे, इमरान ने कहा। इमरान साहब, मेरा ख्याल है कि जिन्हें मेहमान कहा जा रहा है वही उनकी हिफाजत कर रहे हैं, सफदर ने कहा। तो इमरान बेएहतियात चौंक पड़ा। तुम्हारे जहन में ये ख्याल कैसे आ गया, इमरान ने पूछा। इमरान साहब, ये बताया गया है कि क्लब से मेहमान साथ आएंगे और उन्हें सिक्योरिटी पर चेक नहीं किया जाएगा, जबकि अगर ये डिफेंस सेक्रेटरी साहब के ज़ाती मेहमान होते तो वो क्लब से साथ ना आते, और अगर ये सरकारी मेहमान है तो कानून के मुताबिक सिक्योरिटी ऑफिस में उनका अंदराज किया जाता, सफदर ने कहा। वेरी गुड, ये बात वाकई काबिल गौर बात है, इमरान ने कहा। अगर हम क्लब में उसे घेर लें तब, जूलिया ने कहा। क्लब में तो मुश्किल हो जाएगी, अलबत्ता रास्ते में उसे घेरा जा सकता है, इमरान ने कहा। हाँ, ये ठीक है, रास्ते में कहीं भी उसे रोका जा सकता है, तनवीर ने भी तायद करते हुए कहा। लेकिन इमरान साहब, अगर ये मेहमान वाकई उसके हिफाजत के लिए साथ हैं तो फिर ये लाजमी बात है कि वो तजुर्बाकार लोग होंगे। इस सूरत में उन्हें कैसे कवर किया जाएगा, सफदर ने कहा। क्यों नहीं कवर किया जा सकता, वो इंसान ही होंगे, कोई फौलादी रोबोट तो नहीं होंगे, तनवीर ने कहा। सफदर, अलमारी से नक्शा निकालो, उस क्लब और टॉप रैंक कॉलोनी के दरमियानी रास्ते को चेक तो करें ज़रा, क्या कोई ऐसा स्पॉट है भी सही जहां उन्हें रोका जा सकता हो।
عمران نے کہا تو صفدر اٹھا، اس نے الماری کھول کر اس میں سے گریٹ لینڈ کے دارالحکومت کا تفصیلی نقشہ نکال کر عمران کے سامنے میز پر بچھا دیا۔ عمران اس نقشے پر جھک گیا، اس نے بال پوائنٹ کی مدد سے اس پر نشانات لگانے شروع کر دیے۔ نہیں، یہ سب آباد علاقہ ہے جہاں کوئی اسپاٹ نہیں، اگر آباد جگہ پر کارروائی کی گئی تو پولیس فوراً وہاں پہنچ جائے گی۔ عمران نے غور سے نقشے کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اگر ہم انہیں کوٹھی میں کور کرنا بھی چاہیں تو ہمارا اندر جانا بھی مسئلہ بن جائے گا۔ صفدر نے کہا، وہ کوئی مسئلہ نہیں، اگبی طرف ایک اور راستہ موجود ہے جہاں سے کالونی کے ملازم آتے جاتے رہتے ہیں، میں پہلے بھی ایک بار وہاں سے اندر جا چکا ہوں۔ عمران نے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، کوٹھی میں گیس فائر کر کے ہم اندر داخل ہو جائیں گے، پھر اطمینان سے اس سے پوچھ گچھ ہو جائے گی۔ جولیا نے کہا، اوکے ٹھیک ہے، اب اور کوئی صورت بھی نہیں، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ ہمیں 2 گروپوں کی صورت میں کام کرنا چاہیے۔ ایک گروپ پہلے سے کوٹھی کے اندر پہنچ کر اس پر قبضہ کرے گا، جبکہ دوسرا گروپ کلب میں کوشش کرے گا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں، کلب میں کام نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ہائی رینک آفیسرز کلب ہے، اس میں اجنبی آدمی کا داخلہ بھی ناممکن ہوگا۔ البتہ یہ آئیڈیا اچھا ہے کہ ہم پہلے سے ہی کوٹھی پر قبضہ کر لیں تاکہ اگر ڈیفنس سیکرٹری کے ساتھ واقعی کوئی محافظ ہیں تو انہیں آسانی سے کور کیا جا سکے۔ عمران نے کہا، لیکن اس طرح وہاں گیس تو فائر نہیں کی جا سکے گی۔ جولیا نے کہا، محدود پیمانے پر کام ہو سکتا ہے، چلو اٹھو۔ عمران نے کہا، اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا تو اس کے باقی ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کی کار تیزی سے کالونی سے نکل کر ٹاپ رینک کالونی کی طرف جانے والی سڑک پر آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ 2 کاریں تیزی سے سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ آگے والی کار میں ڈیفنس سیکرٹری رابرٹ کارٹر اپنے سرکاری ڈرائیور کے ساتھ موجود تھا، جبکہ اگبی کار راڈک سی تھی جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر میجر براؤن تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر کرنل ہارڈ اور اگبی سیٹ پر ان کے گروپ کے 2 افراد لارسن اور ٹونی موجود تھے۔ کرنل ہارڈ طے شدہ پروگرام کے تحت اپنے ساتھیوں سمیت کلب میں پہنچ گیا، پھر کلب سے وہ سب اکٹھے ہی باہر نکلے تھے۔ باس، آپ نے یہ اچھا کیا کہ سب کو وہ کیپسول کھلا دیے جن کی وجہ سے بے ہوش کر دینے والی گیس کے اثرات نہیں ہوتے، ورنہ یہ لوگ لازماً پہلے کوٹھی کے اندر گیس فائر کرتے اور پھر اندر آتے۔ میجر براؤن نے کہا، یہ میں نے حفاظتی اقدام کیا ہے، ہمیں ہر لحاظ سے محتاط رہنا چاہیے، کرنل ہارڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ باس، اگر انہوں نے ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی کوٹھی پر قبضہ کر لیا تب؟ اچانک اگبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے لمبے قد اور ورزشی جسم کے لارسن نے کہا تو کرنل ہارڈ اور میجر براؤن دونوں چونک پڑے۔ واقعی ایسا ہو بھی سکتا ہے، کرنل ہارڈ نے کہا۔ لارسن کی بات درست ہے باس، یہ کام واقعی ہو سکتا ہے، ہمیں اس بارے میں کوئی اقدام سوچ لینا چاہیے، میجر براؤن نے کہا۔ سوچنا کیا ہے، ہم بہرحال احتیاط کر لیں گے، کرنل ہارڈ نے جواب دیا تو میجر براؤن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 30 منٹ کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد وہ ٹاپ رینک کالونی میں پہنچ گئے۔ چونکہ ڈیفنس سیکرٹری رابرٹ کارٹر نے پہلے ہی سیکیورٹی کو ہدایات دے رکھی تھی، اس لیے انہیں وہاں روکا ہی نہ گیا اور دونوں کاریں ایک دوسرے کے پیچھے ہرڈل کراس کر کے کالونی میں داخل ہو گئی۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد دونوں کاریں ایک بڑی اور کشادہ کوٹھی کے بڑے سے پھاٹک کے سامنے جا کر رک گئیں۔ ڈیفنس سیکرٹری کے ڈرائیور نے 3 بار ہارن دیا تو کوٹھی کا پھاٹک میکانیکی انداز میں کھلنا شروع ہو گیا۔ کوٹھی کے باہر 2 مسلح دربان موجود تھے، انہوں نے ڈیفنس سیکرٹری کو باقاعدہ سیلوٹ کیا اور ڈیفنس سیکرٹری نے صرف سر ہلا کر جواب دیا اور ان کی کار تیزی سے اندر داخل ہو کر وسیع و عریض پورچ میں جا کر رک گئی۔ ان کے پیچھے میجر براؤن نے بھی کار روک دی، پھر وہ سب تیزی سے نیچے اتر آئے، وہ بڑے چوکنا انداز میں ارد گرد کا جائزہ لے رہے تھے۔ ڈیفنس سیکرٹری بھی کار سے نیچے اتر آئے، جبکہ ان کا ایک ملازم پھاٹک بند کر کے واپس پورچ کی طرف بڑھا چلا آ رہا تھا۔ آپ کی فیملی یہاں موجود نہیں ہے سر، کرنل ہارڈ نے کہا۔ نہیں، وہ ایکریمیا گئی ہوئی ہے، ان دنوں میں اکیلا رہتا ہوں۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ ڈیفنس سیکرٹری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ اپنے ملازمین کو کال کر کے کسی ایک کمرے تک انہیں محدود رہنے کا حکم دے دیں اور آپ بھی اپنے بیڈ روم میں چلے جائیں، باقی کام ہم خود کر لیں گے، کرنل ہارڈ نے کہا۔ ملازمین کو ان کے کوارٹروں میں کیوں نہ بھیج دیا جائے، ڈیفنس سیکرٹری نے کہا۔ یہ زیادہ بہتر رہے گا، کرنل ہارڈ نے جواب دیا۔ روپر، ڈیفنس سیکرٹری نے پھاٹک بند کر کے واپس پورچ میں آ کر کھڑے ہوئے ملازم سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، ملازم نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم باقی ملازموں کو بلاؤ اور تم سب اپنے اپنے کوارٹروں میں چلے جاؤ، ڈرائیور تم بھی جاؤ، آج جہاں کی حفاظت یہ لوگ کریں گے، ڈیفنس سیکرٹری نے کہا۔ یس سر، روپر نے جواب دیا اور تیزی سے اندرونی طرف کو چلا گیا، جبکہ ڈرائیور نے بھی سلام کیا اور بیرونی پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے روپر کے علاوہ 3 ملازمین باہر آئے، ان سب نے سلام کیا، پھر وہ سب بیرونی پھاٹک کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ٹونی جا کر پھاٹک لاک کر دو، کرنل ہارڈ نے اپنے ساتھی سے کہا اور ٹونی بھی خاموشی سے ملازمین کے پیچھے بیرونی پھاٹک کی طرف بڑھتا چلا گیا۔
آئیے سر، میں آپ کو آپ کے بیڈ روم تک پہنچا دوں، کرنل ہارٹ نے کہا تو ڈیفینس سیکرٹری صاحب سر ہلاتے ہوئے اندرونی طرف کو بڑھ گئے۔ لارسن تم عقبی طرف رہو اور میجر براؤن تم اور ٹونی یہاں فرنٹ کی طرف رہو گے، کرنل ہارٹ نے اپنے ساتھیوں کو ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ پھر وہ خود ڈیفینس سیکرٹری کے پیچھے چلتا ہوا اندرونی طرف کو بڑھ گیا۔